अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूँ सैयद रज़ी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में आप देख सकेंगे। बड़े शहर में बिजली गायब, महंगाई को ब्रेक, आम दुश्मनों का वार, आर्मी चीफ का अज़्म और अमरीकी वैक्सीन की इजाजत। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में तवीलुल मुद्दती मंसूबा बंदी की कमी थी। आज हम वो चीज़ें कर रहे हैं जो 50 साल पहले करनी चाहिए थी। इलेक्शन सामने रखकर मंसूबा बंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आज़म का तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी अमल दरामद की कमी है। हम मंसूबे शुरू कर देते हैं लेकिन अमल सुस्तरवी का शिकार हो जाता है। वज़ीर आज़म का आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ देने का ऐलान। इस्लामाबाद में पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में कहा, आइंदा बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करेंगे। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत दुरुस्त सिंध में गामजन है। तर्जुमान मईशत में बेहतरी से आवाम को आगाह करें। वज़ीर आज़म ने 50 करोड़ रुपए के यूरो बॉन्ड्स के इजरा की तकरीब से भी खिताब किया। उनका कहना था कि तवील मुद्दती पॉलिसी न होने की वजह से मुल्क पीछे चला गया। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ना, अगर आप इलेक्शन टू इलेक्शन प्लानिंग करेंगे, कभी भी कौम तरक्की नहीं कर सकती। जो 60s में एक पाकिस्तानी में कॉन्फिडेंस था, एक होप था, वो आहिस्ता आहिस्ता हमने नीचे ज्यादा देखा। बॉन्ड्स की फरोख्त पाकिस्तानी मईशत पर गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद का इजहार है। और इस वक्त मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है उसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ माहिर माशियात शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जानने आपसे यही चाहेंगे कि हुकूमत की जानिब से मुआशी तरक्की के जो दावे किए जा रहे हैं, क्या समझते हैं आप, कितनी सच्चाई है इनमें? मैं आपको अर्ज कर दूं कि हुकूमत ने कहा है कि इस साल हमारा जो मईशत की शरह नमू है वो 3.94 रहेगी और अगले साल के लिए उनकी प्रोजेक्शन है 4.8%। इसका मतलब वाज़े तौर पर यह है कि इस हुकूमत के पहले 4 साल हैं, उसमें मईशत की शरह नमू खुद हुकूमत के मुताबिक 2.5% रहेगी, जो कि जबकि इनको विरसे में मिली थी 5.5%। तो 2.5% से तो फिर जाहिर है कि मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन जो 3.94% हुकूमत मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह ये 4.5% रहेगी, इससे भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि आखिरी जो हमारी सहमाई थी उसमें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त बेहतरी आई है। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि इस बेहतरी के है आम आदमी को नहीं पहुंचे, बल्कि उनकी तकालीफ में इजाफा हुआ है। उसकी वजह ये थी कि ये तरक्की जो हुई है ये अवाम पर बोझ डाल के हासिल की गई है, ताकतवर तबकों को मराद दी गई है और हमारे बहुत से अशारिये जो हैं वो उससे खराब है जो उनको विरसे में मिले, हिस्से में मिले थे। महंगाई की तो बात हो ही रही है, लेकिन बैरूनी सरमायाकारी जो 2018 में 5 अरब डॉलर की थी, इस हुकूमत के 2 साल 9 माह में 3 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई, यानी 11 अरब डॉलर का झटका लग गया। मगर अजीब बात यह है कि अप्रैल 2021 में जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी आई है बाहर से 2.7, जबकि इससे पहले के जो 9 माह थे उसमें आई थी 0। तो ये जो 2.7 अरब डॉलर की हमें पोर्टफोलियो आया है उसकी वजह से स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है। तो ये करेंगे कि कुछ हफ्ते में अपने बड़ा मुनाफा ये ले लेंगे और इसके बाद ही वापस चले जाएंगे। शाहिद साहब, मईशत की बहाली जो है वो खासी सुस्त रवि का शिकार है और बहुत से माशी तजियाकार जो है वो कहते हैं कि इसकी वजह जो है वो IMF प्लान है। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, IMF प्लान तो हमेशा से रहा है, लेकिन हम IMF प्रोग्राम तो सस्पेंडेड है और आपके इल्म में भी है कि ये जो बजट आ रहा है वो IMF के प्रोग्राम के तहत नहीं है, क्योंकि IMF से हमारे मुज़ाकरात जो होने हैं जुलाई में होने हैं, उन्होंने फिलहाल उसको पोस्टपोन कर दिया है। तो वो जब उनके साथ मुज़ाकरात होंगे तो वो नहीं है, लेकिन इस बजट में IMF का आपको छाप नजर नहीं आएगी। मगर मैं ये बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने और जो तहरीक इंसाफ ने एक 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले। मैं ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ 3 पर अमल कर ले तो हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 8% से ऊपर जाएगा, खुशहाली आएगी, इसमें कोई शुबा नहीं। पहला उन्होंने ये फरमाया था कि इख्तिदार में आने के 100 दिन के अंदर हम वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स आयद करेंगे, यानी मुनसफाना निजाम होगा। इसका मतलब ये है कि GST जो है 17 से 5% पर आ जाएगा, पेट्रोलियम लीवी खत्म हो जाएगा,
दूसरा उन्होंने फरमाया था कि सर्कुलर डेट को हम हंगामी बुनियादों पर वो तरीके अपनाएंगे जिससे ये खत्म हो। और तीसरा ये था कि जो एमनेस्टी से जिन लोगों ने फायदा नहीं उठाया उनके मुल्क के अंदर असासे जब्त हो जाएंगे। अगर इन 3 पर अमल कर ले तो पाकिस्तान में खुशहाली और 8 से 10 कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती। और अगर इस पर हम अमल नहीं करते तो कुछ आर्जी बेहतरी आएगी जैसे माजी में आती रही। और हमारी 5 हुकूमतें जो इससे पहले आई थी 93 के बाद से, सबने कामयाबी के दावे किए, कामयाबी भी आई, लेकिन फिर IMF के पास जाना पड़ा और हमें भी शायद अगली दफा जाना पड़े। तो अब ये फैसला हुकूमत ने करना है कि अपनी हिकमत अमली जो शानदार थी तहरीक इंसाफ की, उस पर अमल करें और जो इसके राह में रुकावट है, कार्टल्स हैं, माफियाज हैं, उनको क्रश करके 22 करोड़ आवाम की जो है वो सपोर्ट हासिल करें। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी जबरदस्त बेहतरी इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत में भी आएगी, खदमत भी बेहतर आएगी और हम कर्जों पर इसलिए जकड़े नहीं रहेंगे जितने कि आजकल हैं। और हम CPEC को गेम चेंजर भी बना सकेंगे और शायद IMF को खुदा हाफिज भी कह सकें। लेकिन ये अगर नहीं करते तो मेरे जहन में खुदा न खास्ता कुछ खतरात नजर आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि मईशत की बेहतरी में जो है वो एक्सपोर्ट्स का इंतहाई अहम किरदार होता है। आप क्या समझते हैं एक्सपोर्ट्स को किस तरह बढ़ाया जा सकता है? देखिए, बहुत अहम बात है क्योंकि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है ना, उसी से रोजगार मिलेगा, उसी से हमें ज़र मुबादला के ज़खायर मिलेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो 3 साल गुजरे हैं पाकिस्तान में, इसमें बरामदात में इजाफा हुआ है 1.6 अरब डॉलर, मामूली इजाफा है, जबकि रेमिटेंसेज में इजाफा हुआ 9.2 अरब डॉलर। यानी हमारा एम्फेसिस जो है बाहर से रेमिटेंसेज मंगाने पर है, बरामदात में नहीं है। हालांकि रुपए की कदर में जो है वो जबरदस्त कमी हुई है, 124 रुपए से 154 रुपए पर आ गया 3 साल में। अब आपका जो सवाल है, देखिए बुनियादी बात यह है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बहुत ज्यादा है, यूटिलिटीज के नर्स बहुत ज्यादा है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। तो एक तो लोगों को स्किल फराहम करें, बिजली पेट्रोल और गैस के नर्स कम रखें, वो उस वक्त होगा जब कि टैक्सों की चोरी रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो दुनिया में एक्सपोर्ट होगी वो इंजीनियरिंग गुड्स की होगी और टेक्सटाइल का तो जितना होना था हो गया, इसमें कोई बड़ा इजाफा नहीं होगा। तो बरामदात में इजाफे की पाकिस्तान के पास पोटेंशियलिटी है, लेकिन उसके लिए हमारी जो मईशत इस वक्त है उसमें बुनियादी नौयत की तब्दीली करनी पड़ेगी। और मेरा अंदाजा ये है, मेरी कैलकुलेशंस ये है कि पाकिस्तान की जिस वक्त बरामदात है वो 24-25 अरब डॉलर है। हमारी जो पोटेंशियलिटी है वो कोई 125 अरब डॉलर की है, जो अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क को वसाइल दिए हैं, जो अल्लाह ताला ने लोगों को सलाहियत दी है। जरूरत है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, लोगों को स्किल प्रोवाइड करें और प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रखें और IT जाएंगे जो हम दूसरी चीजों की तरफ जा रहे हैं, रॉ मटेरियल की तरफ, उसको वैल्यू एडिड की तरफ लेके जाएं। 125 अरब डॉलर अगर हम हासिल कर लेते हैं अगले चंद वर्षों में, तो फिर कोई हमारी ना में IMF की जरूरत है, ना जो है हमें दूसरे मुल्कों से मदद की जरूरत है। हम अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क को जो वसाइल दिए वो खुशहाली के लिए और सेल्फ रिलायंस के लिए ठीक है। मईशत में बेहतरी के लिए मजीद इक़दाम की ज़रूरत है। शाहिद साहब, आपने इस बारे में हमसे बात की, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पेशावर में यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी से असेंबली चौक तक मार्च के दौरान खैबर रोड को बंद कर दिया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस की शेलिंग की और 26 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। SSP ऑपरेशंस यासिर आफरीदी कहते हैं एहतजाज से अगर शहरियों को तकलीफ हो तो कानून हरकत में आएगा। पुलिस टीम की मदद से मुजाहरा खत्म करवा कर ट्रैफिक को बहाल करवाया गया। अलाउंस में कटौतियां। पेशावर के मुख्तलिफ जामियात के मुलाजमीन का एहतजाज आज 5वें रोज भी जारी रहा। मुलाजमीन यूनिवर्सिटी से असेंबली चौक तक पहुंचे और मुतालिबात के हक में नारे लगाए। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसके बायस शहर भर की सड़कों पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। पुलिस ने मुजाहिरीन के साथ पहले मुज़ाकरात SSP ऑपरेशन यासिर आफरीदी का कहना था कि एहतजाज से अगर शहरियों को तकलीफ हो तो कानून हरकत में आएगा। हमें कोई भी ये इतराज़ नहीं है कि कोई अगर एहतजाज करता है, भाई एहतजाज का एक तरीका है साइड पे बैठे और जो आपकी डिमांड्स हैं उस मुतलका डिपार्टमेंट तक पहुंचाने में हम आपके पास आए हैं। AC साहब यहाँ पे मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एहतजाज को खत्म करवाया और ट्रैफिक को बहाल कर दिया।
اور اسی احتجاج کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر فاضل ناصر صاحب. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت. پروفیسر صاحب آپ کے مطالبات کیا ہیں, ایک دفعہ تفصیل سے بتائیے گا. بہت شکریہ بول ٹی وی کا کہ مجھے بولنے کا موقع دیا. سب سے بڑا مطالبہ جو ہمارا ہے وہ ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے وفاق سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم از کم 150 ارب روپے کیا جائے, کیونکہ جو این ایف سی ایوارڈ میں اور 18th امینڈمنٹ کے بعد جو طریقہ کار وضع کیا گیا تھا اس میں 5% کے حساب سے اس کو بڑھانا تھا اور 4% آف دا جی ڈی پی پہ پہنچانا تھا. بدقسمتی سے بڑھانا تو الگ بات, اس حکومت نے اس کو گھٹایا ہے. 104 ارب جو 2000 بجٹ مختص تھا اس کو 65 ارب پہ یہ لا کے چھوڑ دیا انہوں نے, جس کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے, یونیورسٹیوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ریسورسز جنریٹ کریں اور یہ یونیورسٹیاں خود چلائیں, ہم آپ کو مزید فنڈ نہیں کر سکتے. تو اگر ہم اپنے ریسورسز سے چلائیں گے تو اس کا تو مطلب ہے ہم طلباء پر فیس بڑھائیں گے. آلریڈی طلباء پہ اتنی زیادہ فیس ہے سیمسٹر کی کہ 70-80 ہزار ہے. اب اگر 1-1.5 لاکھ روپے ہم سیمسٹر فیس کر لیں تو یہاں پر کیسے یہ بیچارے غریب میرٹ کے جو طلباء ہیں وہ اس کو افورڈ کر سکیں گے. دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر یہ سیلریز میں پچھلے 3 سالوں سے تو بڑھائے تو نہیں تو گھٹائے تو نہیں نا, جو یہ کٹوتیاں کر رہے ہیں اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈ نہیں کر سکتے. تیسرا ہمارا یہ ہے کہ جس طرح 18th امینڈمنٹ کے بعد ہائر ایجوکیشن کمیشن ہر صوبوں میں بنایا, سندھ میں بنا لیے, پنجاب میں بنا لیے, تو خیبر پختونخوا میں بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن بنائے تاکہ ایک خود مختار ادارہ ہو. یونیورسٹیز کی خود مختار ہوتی ہے, آرگینک باڈیز ہوتی ہیں تاکہ یہ ڈیولپ ہو سکے. اگلا ہمارا مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو نااہل وائس چانسلر بھرتی کے لیے آئے روز خبریں آتی ہیں کہ 3 وائس چانسلرز کو فارغ کر دیا, 2 پہ انکوائریاں بٹھا دی, تو اس کا مطلب ہے جو پروسیس ہے وہ غلط ہے. طاہر امان صاحب بہت بڑے سائنسدان ہیں, ہمارے لیے بڑے معتبر ہیں, لیکن پچھلے 4-5 سالوں سے جو وہ یونیورسٹیز میں پختونخوا کی جامعات اپوائنٹ کر رہے ہیں, ہر ایک پہ تقریباً 70-80% پہ انکوائریز چل رہی ہیں. کچھ کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے اور کسی کو رخصت کر دی گیا ہے نوکریوں سے. تو ہماری یہ مطالبات ہیں کہ خدا را. ٹھیک ہے سر, یہ مطالبات آپ نے ایک بار پھر سے سامنے رکھ دیے ہیں. یہ بتائیے گا کہ سڑکوں پر نکلنے کی نوبت کیوں آئی, بات چیت کے ذریعے یہ معاملات حل کیوں نہیں ہوئے؟ یہی تو افسوس ہے اس بے حس حکومت پر کہ پچھلے 5 مہینوں سے مسلسل پریس کے ذریعے یا آپ لوگوں کے ذریعے, خطوط کے ذریعے, اپنے چیف منسٹر صاحب, چانسلر صاحب, اپنے ایڈمنسٹریشن کو, لیکن انہوں نے کچھ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. پھر ہم نے آج سے 5 دن پہلے ہم نے احتجاج شروع کیا. ہم نے ان کو بار بار اپروچ کیا لیکن انہوں نے کوئی ہماری ریکویسٹ پہ عمل نہیں کیا, اور 5 دنوں سے ہم پرامن یونیورسٹیز میں احتجاج کر رہے تھے. یونیورسٹی کے پریمیسز کے اندر انہوں نے ہمیں مجبور کیا. قطع کلامی کے لیے معذرت پروفیسر صاحب, کوئی ڈائریکٹ میٹنگ نہیں ہوئی آپ کی انتظامیہ کے ساتھ؟ نہیں, بالکل نہیں ہوئی. یہ جو آپ نے رپورٹ میں کہا گیا, اشرف افریدی صاحب جو ایس ایس پی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سے مذاکرات کی. ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہم آپ کو کسی ایم پی اے یا منسٹر صاحب کو بلا رہے ہیں, وہ آپ سے بات کریں گے. ہم اس کا انتظار کر رہے تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. پروفیسر فاضل ناصر صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور احتجاجی جو ملازمین ہیں ان کا موقف ہمارے سامنے رکھ رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آگے بڑھیں گے اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بات کریں تو کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. نارتھ کراچی, نیو کراچی, پی آئی بی کالونی تاریکی میں ڈوب گئے. لیاری, اولڈ سٹی ایریا, لیاقت آباد, 3 ہٹی, بلدیہ ٹاؤن میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ہے, جبکہ ملیر, شاہ فیصل کالونی, شاہ لطیف ٹاؤن, کھوکھرا پار اور گلستان جوہر سمیت متعدد علاقوں کی بجلی معطل ہے. رات گئے لوڈ شیڈنگ سے عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا, جبکہ ترجمان کے الیکٹرک کا یہ کہنا ہے کہ شہر میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. کیبل فالٹس کے باعث کچھ علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہے. وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کو کسی ایک غیر ملکی کمپنی کو دینے کے بجائے مختلف تقسیم کار کمپنیوں میں بدلنے پر غور شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم کے مشیر تابش گوہر نے ایف سی سی آئی کے خط کا جواب دے دیا,
لکھا مختلف انڈسٹریل ایسوسیشنز کی تجاویز کے بعد بجلی کی تقسیم کاری میں کسی ایک کمپنی کی اجارہ داری ختم کرنے کے لیے غور شروع کر دیا گیا ہے۔ گورنر سندھ ایم ڈی کے الیکٹرک پر برہم، گورنر ہاؤس طلب کر کے لوڈ شیڈنگ سے متعلق شکایات کا فوری ازالہ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر سے بھی ٹیلی فون پر رابطہ، حماد اظہر نے بھی ایم ڈی کے الیکٹرک کو ضروری ہدایات دے دیں۔ کے الیکٹرک کی اجارہ داری کے دن پورے ہونے کے قریب حکومت کی کے الیکٹرک کو متعدد کمپنیوں میں بدلنے کی ترکیب۔ وفاقی حکومت نے کے الیکٹرک کی اجارہ داری ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کے الیکٹرک سے معاہدہ ختم ہونے کے بعد نظام مختلف کمپنیوں کو دینے پر غور شروع کر دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر تابش گوہر کا ایف پی سی سی آئی کو خط لکھا کہ الیکٹرک کو پیداوار اور ٹرانسمیشن سمیت مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیوں میں تبدیل کرنے کی تجویز سے حکومت متفق ہے۔ 2 کروڑ افراد کو بجلی کی فراہمی والی کمپنی کی نجکاری غلط فیصلہ تھا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ کے الیکٹرک کو نیشنل گرڈ سے 650 میگا واٹ کے بجائے 2000 میگا واٹ اضافی بجلی کی فراہمی شروع کر دی ہے۔ کے الیکٹرک نے تاحال پاور خریداری کا معاہدہ نہیں کیا۔ گورنر سندھ ایم ڈی کے الیکٹرک پر برہم ہو گئے۔ گورنر ہاؤس طلب کر کے انہیں لوڈ شیڈنگ سے متعلق شکایات کا فوری ازالہ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر نے بھی ٹیلی فونک رابطے پر ایم ڈی کے الیکٹرک کو ضروری ہدایات دی۔